गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटे वो है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं? जैसे कि आपको एक शाब्दिक जो मीनिंग है वो हमारा श्रवण बाधित यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो श्रवण का क्या मतलब होता है? सुनना। और बाधित यानी बाधा, कि सुनने में जिन बच्चों को बाधा आए, डिफिकल्टी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की जो दिक्कत आती है, उन बच्चों को हम हियरिंग इम्पेरिकल या फिर श्रवण बाधित बालक कहते हैं। तो ये बच्चे कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, और इनको कितनी कैटेगरी में इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कितनी कैटेगरी हम इनकी डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन से बच्चे होते हैं? तो श्रवण बाधित बालक वो होते हैं जिनको मान ले, ये हमारे चार तरह के स्किल होती हैं, कौशल, जिनको हम कौशल बोलते हैं हिंदी में, स्किल्स जिनको कहा जाता है। तो कौन कौन सी होती है? हमारी हियरिंग की होती है, एक तो हमारी एक रिटन होती है, एक वर्बल होती है। तो ये हमारी चारों स्किल्स होती हैं, जिसमें से हमारा सुनना या श्रवण भी एक स्किल मानी जाती है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपने पिछले साल पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो इन चारों स्किल्स में से जो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें से हमारा एक कान यानी कि जो हमारा ईयर है वो भी एक हमारी सेंस ऑर्गन्स में काउंट होता है। तो बेटा जब हमारी कोई भी सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करती है या उसको काम करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो वो हमारी एक बाधा बन जाती है, हमारे सामने एक बैरियर बन जाता है, एक डिफिकल्टी, एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी वर्बल है, अगर हम नहीं बोल सकते हैं तो वो भी हमारे सामने एक डिफिकल्टी है। इसी तरह से हम नहीं सुन सकते हैं तो वो भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। तो पिछली बार मैंने क्या पिछली बार का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा कि दृष्टि कैटेगराइज हमने किया था, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जानी चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए, वो टॉपिक हमने किया था। तो आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, यानी कि श्रवण बाधित बालक। तो ये कौन से होते हैं और इन बच्चों को किस तरह से हम पहचान करेंगे? तो सबसे पहले जब एक नॉर्मल सी बात है बेटा, जब एक बच्चा जन्म लेता, चेक करने के लिए सेंस ऑर्गन्स के लिए कि उस बच्चे को सुनाई देता है या नहीं देता, तो कुछ ना कुछ बजाते हैं। तो उस बच्चे का उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, बच्चा रोता है या नहीं रोता, तो उससे क्या है कि वो विजुअल उसको दिखाई देता है या नहीं। तो छोटे बच्चे की पहचान करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है या फिर अपनी फैमिली में ही रहता है, तो हम बहुत सारे ऐसे हमारे सामने पॉइंट आते हैं कि हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे हमारे जो इसकी सिंपल कि जिन बच्चों को एक चाइल्ड या फिर इन बच्चों को एक दूसरा नाम बहरा भी बोला जाता है, यानी कि कहने कि जो हमारे अंदर एक, हमारे कान के अंदर एक पर्दा होता है, उसके ऊपर जो हमारी ध्वनि आती है, जैसे मान लो कोई भी जैसे हम जो ओएचपी वगैरह वगैरह जो हमारा होता था ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो हम क्या करते हैं, या फिर अगर हम कोई भी लैब होती है, हमारी साइंस की कोई लैब है, तो हमारे सामने एक पर्दा होता है, और बेटा उसके ऊपर जो हम डालते हैं, जैसे पहले थिएटर में होता था, पीछे से जो उसके ऊपर हम वाइब्स आती हैं या फिर जो पिक्चर हम उसके ऊपर डालते हैं वो हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से हमारे कान के अंदर एक पर्दा होता है, जिसके ऊपर जो हमारी ध्वनि होती है, यानी जो साउंड होती है, वो हमारे कान के उसको वो जो वाइब्स होती है, जो लिमिट होती है, यानी कि जी 1 से 130 डेसिबल की एक ये हमारी एक ध्वनि का परिसर होता है, यानी कि 1 से लेकर 130 तक
130 डेसिबल्स, ये हमारा ध्वनि का सुनने का एक लेवल होता है, यानी कि मिनिमम हमारा 1 होता है और मैक्सिमम हमारा 130 होता है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमारे कोई भी डीजे वगैरह बजता है या बहुत ज्यादा साउंड में किसी गाड़ी का हॉर्न है या कोई भी साइलेंसर वगैरह की जो आवाज आती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे कान झन्ना जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, वो ध्वनि, वो आवाज या वो साउंड, जिसको हमारे कान सुनने के लिए कैपेबल है, यानी जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो ध्वनि हमें सुनाई देती है, और हमारी उस ध्वनि की वजह से हमारा जो बैलेंस है हमारे कान का, वो बिगड़ जाता है या फिर वो हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो 130 तक है, लेकिन वो 150 या 160 180 तक की वो साउंड होती है, जिसमें हमें ना कुछ समझ में आता है, बल्कि एक झन्नाट सी वो हमारे से आती है। कई बार हम देखते हैं कि मान लो जैसे आप कोई भी किचन है, किचन में कोई बर्तन गिर जाता है तो उससे क्या कंपन आती है। कई बार लोग हाथ में जब वो गिरते हैं तो उसकी भी एक साउंड होती है, उसकी साउंड होती है ना, वो भी हमें सुनाई देती है। तो वो उसका लेवल होता है कि कितने परसेंट तक या कितने डेसिबल डेसिबल तक वो हमें सुनाई देती है। तो उसी प्रकार से एक छोटा सा मान लो कोई भी एक छोटी सी चम्मच ही अगर गिरती है तो उसकी कितनी डेसिबल साउंड होती है, हमें कितने तक वो सुनाई देती है, उसको हम उस पहचान सकते हैं कि कुछ ना कुछ गिरा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हियरिंग जो जो पावर में है, हमें चल जाता, जो ध्वनि हमारे सामने आ रही है, बुजुर्ग वगैरह अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मशीनें आ चुकी हैं, यानी कि जो यंत्र होते हैं, जो श्रवण यंत्र होते हैं, उनकी सहायता से वो सुन सकते हैं। इन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ भी पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इन बच्चों को मान लो एक बच्चा बिल्कुल ही उसको सुनाई नहीं देता है, तो वो उसके लिए एक मशीन जो है हमारी गवर्नमेंट भी है या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में भी प्रोवाइड की जाती है, तो उस मशीन को लगाकर वो बच्चा एक नॉर्मल क्लास भी अटेंड कर सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा क्या है, और मान लो उस बच्चे को मिनिमम लेवल है उसका, यानी कम सुनाई देता है, एक तो बिल्कुल ही ज्यादा बहरा ही है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो उसके लिए तो मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है तो उनको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे हम उनको समझाएं, तो उसके लिए भी हमारी साइंस ने बहुत सारी टेक्निक हमारे सामने डेवलप की है। तो सबसे पहले तो बेटा टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जो श्रवण बाधित उसकी कितनी आती है, कितनी कैटेगरी होती है, तो बेटा उसको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या होता है कि हल्की सी माइल्ड, यानी थोड़ा सा कम श्रवण बाधित है, तो वो क्या होता है जो 40% यानी 40% से जो लेस होता है उसको क्या बोलते हैं कि माइल्ड हियरिंग। ठीक है, लेस देन 40%। इसके बाद सेकंड है 40 से 50 के बाद क्या होता है, इसको मॉडरेट कहा जाता है, यानी कि इसको हम, ये कौन सी स्टेज होती है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसमें हमारा जो मिडल होती है, मॉडरेट पर होती है, उसमें 20 तक का होता है। और बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें भी हम मशीन वगैरह का यूज ही कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल ही जो नो हियरिंग, कोई भी किसी भी प्रकार की, बिल्कुल ही बच्चा डंप है, डीप है, बिल्कुल ही उसको सुनाई ही नहीं देता, तो वो हमारी बिल्कुल 100% हो सकती है, उसका बगैर मशीन वगैरह के काम नहीं चल सकता। तो इस तरह से इन बच्चों का जो है कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कंप्लीट डीफ, यानी बिल्कुल ही पूर्ण रूप बहरे बच्चे, डीफ है जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, चाहे उनके सामने चीज है, चाहे हम कोई रंग है, जो हमारी वाइब्स है किसी भी स्पीड में हो, अगर उस बच्चे तक पहुंचाई जाती हैं तो भी उसको नहीं सुनाई देता। इसके बाद क्या है कि ये बच्चे वो कौन से होते हैं, ये बच्चे ऑलमोस्ट हमारे बाय बर्थ ही होते हैं, यानी कि इन बच्चों को बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इनको सुनाई नहीं देता है। फिर क्या होता है कि आंशिक रूप से, यानी कि माइनर डीफ,
में माइनर बच्चे आते हैं, जो मैंने अभी बताया था, इसमें बिल्कुल ही कम श्रवण बाधित है, यानी कि बेटा इसमें बहुत ही जो 20 से 30 तक की जो ध्वनि तक का नुकसान होता है, यानी 20% या 30% तक का हमारा इसमें सुनाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को साफ बिल्कुल ही क्लियर सुनाई नहीं देता है और सामान्य दूरी से सुनाई कम देता है। यानी कि जो एक दूर की आवाज़ बच्चे को नहीं सुना, 20 से 30% तक की जो आवाज़ होती यानी कि जो नज़दीक से अगर हम बोलते हैं तो वो सुनाई देती है। कई बार हम देखते हैं ना बुजुर्ग लोग जो होते हैं, तो उनके हम पास जाकर बोलते हैं, तो उनको वो सुनाई देता है, लेकिन दूर से अगर हम बोले तो उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर आवाज़ सुनाई भी देती है, तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती है, साफ वो नहीं हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल श्रवण बाधित बालक। इसके बाद कम श्रवण बाधित यानी मॉडरेट जो मैंने अभी कैटेगराइज किया था, तो उसमें क्या होता है बेटा, जो 30 और 40% तक का जो हमारी वाइब्स होती हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनको सामान्य दूरी पर वार्तालाप सुनने में समस्या होती है, सुनने के यंत्र का प्रयोग करके ये सुन सकते हैं। क्योंकि बेटा 30 से ऊपर अगर हम ज़्यादा ही होगी वो हमारी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि इसके लिए भी बच्चा मशीन के थ्रू या फिर उनके सामने बहुत ही तेज़ बोल के वो ध्वनि को वो सुन सकते हैं। क्योंकि इनका जो लेवल होता है, जो सुनने का है, हियरिंग जो पावर इम्पावरमेंट होती है, वो उनकी बढ़ जाती है। इसके बाद है बेटा अधिक बाल देखिए, यानी कि होता है इसमें बिना यंत्र के बिल्कुल ही नहीं सुन सकता, क्योंकि बेटा अगर आप देखा जाए तो 40 से ऊपर जब हम चले जाते हैं तो 60 है, 70 है या फिर 100 पे तो बिल्कुल ही डीप वो हो जाता है। तो डीप में क्या होता है कि 60 से 70 तक के वो बच्चे हैं, वो भाषा सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग करके प्रशिक्षण, यानी कि उनको ट्रेनिंग जो ट्रेन जो टीचर हैं, उनको इशारों में समझाते हैं, ठीक है? या फिर उनको बोर्ड पे लिख के उनको इस तरह की वो वर्ड्स उनको समझाना, बताना, या फिर जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं, मान लो जो हमारी लिप्स जो लिपसिंग जो होती है, उससे भी वो बच्चा अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये वो प्रॉब्लम होती तो अगर हम किसी बच्चे को मान लो, अगर हम किसी बच्चे को अगर बैठने के लिए बोलते हैं, तो हम लिप सिंक में जैसे सिट डाउन, तो वो बच्चा हमारे इस इशारे को भी समझ आता है। दूसरा क्या कि हम हाथ से वो इशारा करते हैं कि बैठ जाओ। उन बच्चों को जैसे ये हमारा यहीं पे ब्लाइंड जो एसोसिएशन है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सुनने में भी दिक्कत है। तो बेटा क्या करते हैं कि उनको टीचर जैसे मान लो राउंड फिगर में उनको ऐसे करके वो दिखाएँगे कि ये क्या है, ये 0 है या वाउल बनता है, या फिर जैसे फिंगर से है 1 है, फिर 2 फिंगर है, 3 फिंगर है। इस तरह से वो उनको काउंटिंग वगैरह या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझाते हैं। तो इसी प्रकार से तो क्योंकि उन बच्चों को जब सुनाई नहीं देता, तो उनकी जो विजुअल की जो एम्पावरमेंट है वो बहुत तेज़ हो जाती है, यानी कि वो बच्चा देख कर ही उस चीज़ को समझ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सुनने के यंत्र के साथ-साथ बच्चों को सुनने की जो कठिनाई आती है, उसके लिए हमें अपने जो हमारी एक्सप्रेशन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो ट्रेन्ड टीचर हैं, उनके लिए उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इन बच्चों की कैसे पहचान करेंगे हम कि ये बच्चा बहरा है या नहीं? तो ये तो बेटे सिंपल सी बात है कि कक्षा में बार-बार कान के अंदर क्या करता है वो बच्चा? मान लो किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो हमें कई बार क्या होता है कि जैसे पानी वगैरह कुछ कान में चला जाता है, तो एक झन्नाट सी आती है, ठीक है? तो वो बच्चा क्या है जिसको नहीं सुनाई देता, या वो बार-बार अपने कान को रगड़ता है, या उसमें पेन या पेंसिल जो होती है वो उसको उसके अंदर डालता है, तो टीचर का अट्रैक्शन उसकी तरफ जाता है, यानी कि टीचर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इस बच्चे को दिक्कत है। तो इसके बाद क्या होता है कि कान का लगातार कोई भी जैसे कोई भी लिक्विड है वो कान से बाहर आता है, तो कई बार पेरेंट्स देखो
देखते हैं कि बच्चे के कान से कोई ना कोई लिक्विड है, कोई कुछ वो गिर रहा है, तो वो क्या रीज़न है? हो सकता है कि कान में कोई भी दिक्कत है। इसके बाद ये पहचान कर सकते हैं हम। इसके बाद क्या है कि बच्चा अध्यापक को बीच-बीच में टोकता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको ठीक प्रकार से मान लो टीचर क्लास में पढ़ाता हो तो बच्चा क्या बोलेगा कि बार-बार मैम प्लीज एक बार वो रिपीट करना सुनाई नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे लगता है कि उस बच्चे को जो जो हमारी साउंड है या तो वो पीछे तक नहीं गई या उसको बिल्कुल उसकी क्लियर समझ नहीं हुई। तो टीचर को बार-बार वो बच्चा दोबारा रिपीट करने के लिए बोलता है। इसके बाद ये भी एक पहचान होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे का जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो वो क्या करेगा? वो क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होगा। वो बार-बार डिस्टर्ब करेगा बच्चों को, दूसरों को या फिर दूसरे की कॉपी में देखेगा कि उसने क्या उतारा है। तो ये उसके पहचान करने के तरीके हैं। और बेटा दूसरा क्या है कि कक्षा में बालक आवाज़ सुनने से यंत्र का प्रयोग हो कर सकते हैं। तो बेटा अब श्रवण बाधिता के कारण कौन से है, कौन क्या कॉजेज़ हैं? किस कारण से ये बच्चे श्रवण बाधित हुए हैं? सबसे पहले जो मेन कारण है बेटा, वो होता है हमारा हेरिडिटी। ये देखो श्रवण बाधिता के भी और जो हमारा दृष्टि बाधित है या फिर अपंगता है, ये ऑलमोस्ट जो रीजन होते हैं या इनका आइडेंटिफिकेशन होता है बेटा, ये इनकी जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो मैंने पिछले में भी यही बताया था और अब भी। तो यही इनके कॉजेज है। सबसे पहला कॉजेज क्या है? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है कि आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है हमारी, उसमें ये पाया गया है कि जो हमारे 15 टू 60% तक, यानी 15 से 60 या 65% तक के बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, वो हेरिडिटी के कारण होती है। यानी कि उन बच्चों के पेरेंट्स भी गूंगे या बहरे होंगे। उसी प्रकार से अगर दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चे के पेरेंट्स भी अंधे होंगे, जिनको दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न अगर आपको चाहे पेपर में अगर आपका 4 नंबर का भी आता है, तो अगर उसमें कॉजेज़ पूछते हैं, तो सबसे चाहे वो श्रवण बाधित है, चाहे दृष्टि बाधित है, तो उसमें यही डालोगे कि हेरेडिटी मेन जो हमारा कॉज होता है, यानी कि मेन जो कारण होता है वो हमारा वंश होता है कि हमारे वंश के हमारे जो 50-50 जो परसेंट जो हमारे जर्म्स वो हमारे अंदर आते ही आते हैं। तो सबसे मेन रीज़न ये माना गया है। इसके बाद क्या होता है कि कई बार इन्फेक्शन, यानी कि कान में बेटे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई लिक्विड वगैरह वो गिरता है, तो इसके कारण भी हमारे कान का जो सुनने का जो पर्दा होता है, जिसके ऊपर हमारी ध्वनि टकराती है, उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें कम सुनाई देता है। तो सेकंड ये भी रीज़न है इसका, ये भी कॉज़ है। इसके बाद क्या होता है बेटा कि मेल न्यूट्रिशन, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुपोषण के शिकार भी ये बच्चे होते हैं, यानी कि उनको वो चाहे वो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब या फिर उस दौरान वो सारी चीजें उस उनके अंदर उन न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे के अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है। फिर क्या होता है जर्मन खसरा, ये जो जर्मन मीसल्स होता है। 1980 में बेटा जर्मनी में एक महिलाएं थी, यानी कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी, वो उनको ये खसरा जो बीमारी है ये उनको हुई थी। और उसके कारण जो जर्मनी में 27% बच्चे जो जिन्होंने जन्म लिया वो बहरे थे, यानी कि उनको सुनाई नहीं दिया। ये 1980 की बात है। तो ये खसरा जो दिक्कत है वो ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट लेडीज को ही हुई, और जिसके कारण उन न्यूट्रिशन की जो कमी हुई और उस कमी का असर उनके बेबी पर पड़ता है, और उसके कारण ही वो बच्चा क्या होता है, उस बच्चे को सुनाई नहीं देता है। इसके बाद क्या होता है बेटे ड्रग्स, यानी दवाइयाँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयों का अगर प्रेग्नेंट लेडी बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं या फिर ड्रग्स वगैरह लेती हैं, स्मोकिंग वगैरह करती
तो उस चीज का भी बच्चे इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो बच्चा बहरा, यानी कि उस बच्चे को हियरिंग जो इम्पायरमेंट की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इसके बाद क्या आता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कई बार क्या होता है कि बेटे बच्चे को ये जो बर्थ के टाइम पे है, कम ऑक्सीजन कमी होना है, या फिर बहुत सारी ऐसी दिक्कत हो जाती हैं डिलीवरी टाइम में, या मदर्स को पी लिया होता है, या फिर बच्चे को जो पी लिया होता है, सुनने की जो दिक्कत है उसको हो जाती है। अगर 27% से ऊपर बच्चे को हेपेटाइटिस का जो बीमारी है वो भी हो सकती है, उसके कारण भी बच्चा वो हो सकता है। और जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम है, यानी कि पीलिया की जो प्रॉब्लम है, वो ऑलमोस्ट बच्चों को जो न्यूली बोर्न जो बेबी होते हैं उनको वो होती है। और जॉन्डिस अगर हमारा 27% से अबव चला जाता है, तो बच्चे के ऊपर कोई ना कोई जरूर पड़े, उसको कम सुने या उसको कम दिखाई दे, यानी कि उसके किसी न किसी सेंस ऑर्गन, तो इस तरह से बहुत सारे ये थे। तो हमारा जो अखिल भारतीय जो चिकित्सा संस्थान है, उन्होंने भी यही माना है कि बच्चों के अंदर ये बहुत सारी जो दिक्कत है, वो बहुत सारे रीजन के कारण होती है, चाहे वो हेरिडिटी है, या बाय बर्थ है, न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर एट द बर्थ टाइम है, ये या फिर जो मैंने बताया था कि जर्मन खसरा है, या ड्रग्स मदर्स ड्रग्स वगैरह लेती हैं, उसके कारण है। तो ये बहुत सारी का है। तो उनको एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, यानी किस तरह से हम इन बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, कौन कौन से पढ़ाने के तरीके हम यूज करें, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक क्लास में एक टीचर्स को या घर में पेरेंट्स को उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि बेटा इसमें जो है होम जो करिकुलम है, यानी कि हमारे जो घर का अपने ही में सारी चीजें हैं कि उन बच्चों को हम सिखाएं। को छोटा बच्चा अगर 2 साल का 2 साल से हम लगा लो कि जो प्रेप में पहले ही, नर्सरी में जाने से पहले ही बहुत जैसे सेंस ऑर्गन्स प्रकार से, मान ले एक बच्चे को सुनाई नहीं देता, वो बिल्कुल ही डीप है वो बच्चा, तो पेरेंट्स उसको, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो उनको इशारों में, जैसे सिट डाउन कैसे वो इशारों में बोलेंगे, तो उसको स्टैंडिंग ऐसे इस तरह से हाथ करके, या फिर उनको अपनी तरफ इशारा करके अपनी तरफ बुलाना। तो ये बहुत सारे जो हमारे अपनी ही बॉडी के बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, जिनके थ्रू वो बच्चा हमारे उन एक्सप्रेशन को समझता है और वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमारा जो मेन या हमारा एक अपना ही घर होता है, या हमारी सोसाइटी होता है। इसके बाद जो है बेटा वो है स्पेशल स्कूल, यानी कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी यही ट्रेन टीचर, ये सारी चीजें हर प्रॉब्लम में यही सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए क्या स्पेशल स्कूल क्या है कि इन बच्चों के लिए जैसे स्पेशल स्कूल ले जाते हैं, उन बच्चों को अधिक ऊंचाई सुनाई दे वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और उनको सामान्य, अगर उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो उसके लिए हम मशीन का यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि जिन बालकों के अंदर कम, मान लो उसकी कुछ बच्चों को कम सुनाई देता है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, तो उनको बालकों को भी हम साधारण विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, हम उसको क्लास में आगे बिठाएंगे, ठीक है, उनको और थोड़ा सा जो हमारे, ताकि हमारी साउंड उस बच्चे तक पहुंचे, हमारा साउंड का जो लेवल है उतना ही हम करेंगे, और उस बच्चे को क्लास में आगे बिठाएंगे, तो उसकी वो दिक्कत हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जब बच्चे को बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगा, तो उसके लिए हम मशीन वगैरह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या है बेटे, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी यही बोला था मैंने कि जैसे मान लो
कई बार क्या होता है कि आगे की पंक्तियों में उस बच्चों को हम क्लास में बिठाते हैं। कई बार क्या होती है कि क्लासरूम में टीचर की आवाज आवाज गूंजती है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे हाव भाव हैं, उस क्योंकि उस बच्चे का जो कान का जो पर्दा है, जिसके ऊपर उसको वो साउंड सुनाई देती है, तो कई बार वो गूंजती है वो ध्वनि, ठीक है। तो उसके है क्या है कि हमारा क्लासरूम का जो जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि जो विंडोज वगैरह हैं या फिर जो डोर्स वगैरह हैं, वो हमारे ओपन होने चाहिए, या फिर वहां पे किसी तरह का कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को भी सुनाई दे। इसके बाद है बेटे वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? व्यवसायिक प्रशिक्षण। इसके लिए भी वही जो मैंने बताया था कि इन बच्चों को जीविका कमाने के लिए, मान लो एक बच्चा वो क्लास में नहीं पढ़ पाएगा, कितना पढ़ पाएगा वो बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता, तो वो ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाते, इसलिए इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम यहाँ पे जैसे अपने यहीं पे पास में ब्लाइंड जो एसोसिएशन है, वहाँ पे क्या है बेटा कि वो बच्चे क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, उनको सिलाई का, कढ़ाई का, या फिर उनको हाथ से बहुत सारे काम होती हैं जो उनको सिखाए जाते हैं। खिलौने बनाना है, या फिर जैसे कुर्सियां बनाना है, या सिलाई सिखाना है, कढ़ाई सिखाना है, लिफाफे वगैरह, गुलदस्ते वगैरह, ये सारी चीजें बनानी वो हम सिखाते हैं। तो इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है कि मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें भी क्या आएगा कि बेटा जो हमारा मेथड क्या होता है कि कक्षा के अंदर जो हमारा करिकुलम होता है उसमें चार्ट, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, चार्ट का या फिर पिक्चराइजेशन हमारा वो होना चाहिए कि उस चीज को जो हम बच्चे को समझाना चाहते हैं। मान लो एक एलिफेंट अगर बच्चे को बताना है, छोटे बच्चे को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एलिफेंट की जो पिक्चर है वो हम उसको दिखाएंगे। इसके बाद मान लो कि कोई भी जैसे हमें अपना मैप मैप है, इंडिया का मैप है या वर्ल्ड का मैप है, तो उसके बारे में बताना है, तो वो मैप हम क्लासरूम में प्रेजेंट करेंगे, और उसके आधार पर ही जितनी कितनी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने हमारे स्टेट्स है, कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो उस जिस आधार पर, जिस तरह की उस बच्चे की प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम के आधार पर ही सारी की सारी ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या है कि ओरल मेथड, कि यानी कि टीचर को, जैसे मैंने अभी बताया था कि टीचर को बोल बोल कर पढ़ाना, क्योंकि उस बच्चे तक, मान लो किसी की थोड़ी बहुत यानी माइनर जो प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलकर थोड़ा सा हमारे जो साउंड है उसको ऊंचा करके हम उस बच्चे को क्लास में आगे बिठा के वहां तक हमारी जो आवाज है वो बच्चे तक पहुंच सकती है। इसके बाद होता है बेटे साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है कि अमेरिकन जो साइन लैंग्वेज है उसमें भी जैसे हाथ है, उंगलियां, बाजू, जो मैंने अभी बताया था कि हम जैसे मान ले बच्चे को बताते हैं वन क्या है, एक फिंगर है, टू टू फिंगर है, तो इस तरह से हम क्या है, जीरो, ये जीरो है, इस तरह से फाइव, ये फाइव है। तो इस जो हमारे हमारे हैं जो चिन्ह हैं उनकी वो पहचान करता है और उन चीजों की वो अंडरस्टैंडिंग लेता है। इसके बाद क्या है कि ये थी हमारे कौन कौन से, किस तरह से उन बच्चों को एजुकेशन दी जाए। इसके बाद क्या है कि इन बच्चों के लिए पेरेंट्स है या फिर टीचर्स हैं, सबका ही कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए, नहीं तो ये अपनी एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। तो दूसरा क्या है कि बेटा इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इनको वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ये अपनी जो लाइफ में जो अपनी आजीविका है वो कमा सकते हैं। इसके बाद है हमारा सेकंड टॉपिक है वो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। सेकंड टॉपिक है, एक टॉपिक और करवा रही हूँ बेटा मैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। इन टॉपिकों में एक सिंपल से टॉपिक है ये आपके, और ये क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से होती है, कि कौन कौन से इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हम सकते हैं, और सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। है बेटे मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक, तो वो कौन से होते हैं, किस तरह है। तो सबसे पहले जो एक सामान्य सी जो बात है वो यही है कि मंद बुद्धि, मंद यानी कि कम, ठीक है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो हमारी
जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी समझने की क्षमता है, यही कहते हैं ना कि इसमें तो बुद्धि कम है, ऐसे बोल देते हैं। तो वो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं जिसके अंदर कम बुद्धि होती है? तो सबसे पहले हमारे जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, टर्मन जिनको कहा जाता है, बेटा बीएड में टर्मन का बहुत अधिक रोल है साइकोलॉजी में। जो आपका फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड और तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे इंटेलिजेंस क्या, बुद्धि को कैसे मेजर किया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो इसी प्रकार से हमारी ये भी जो टर्मन जी जो थे, ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले मानसिक रूप से मंदित बालकों की पहचान की थी, यानी कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, उनकी पहचान सबसे पहले टर्मन ने की थी। तो उन्होंने अपनी आयु के स्तर के अनुसार किस प्रकार से बच्चे कार्य करते हैं, यानी कि उनकी जो सेंस ऑर्गन्स है वो किस तरह से काम करती हैं, उनकी बुद्धि कैसे काम कर, वो किस तरह से सोचते हैं। तो उन्होंने एक आईक्यू जो लेवल है उसके अनुसार 70 से कम, यानी कि जब हमारी इंटेलिजेंस 70 से कम है तो हमें मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक उनको हम मानते हैं, या डल बच्चे भी कहेंगे या बैकवर्ड भी कहेंगे। इसके बाद 80 से 90 से 110 तक जो हमारे हैं वो बच्चे वेरी गुड बच्चे होंगे। फिर 120 140 तक वो सुपीरियर या एक्सीलेंट होंगे, और 140 से अबव तो बिल्कुल वो सुपीरियर बच्चे होते हैं। इस तरह से आईक्यू लेवल की एक हमारी टेबल आप लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर में भी की होगी, ठीक है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे एक साइकोलॉजी का माना जाता है। तो सबसे पहले बेटा क्या है कि टर्मन ने क्या माना, टर्मन ने ये माना कि ये एक साइंटिस्ट थे, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी जो लैब थी उसमें ये टेस्टिंग की, जिसके आधार पर इन बच्चों की मानसिक मंदता के बारे में हमें पता चला कि किनका, इन बच्चों का आईक्यू लेवल कितना है। तो इन्होंने जैसे यूनेस्को ने भी ये माना कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 0 से 20 तक है वो बिल्कुल ही जड़, यानी कि वो तो मूडी बच्चे होंगे बेटा, जो सोचते नहीं है, जिनको जिनको मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको खाना खिलाना है, बिठाना है, उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन उनका मानसिक विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। 50% तक होते हैं, ये बच्चे भी वही होते हैं बेटा कि उनको उठा के बिठाना, उनको खाना खिलाना, अगर वो खाने लग जाते हैं तो उनको यही नहीं पता कि कितना खाना है। तो इस तरह के ये बच्चे होते हैं। फिर भी होते हैं बेटे फीबल माइंडेड बच्चे, ये होते हैं 50 से 70% तक। ये वो बच्चे होते हैं कि उनको अगर हम बता देते हैं कि किस तरह से करना, तो वो बच्चा उसकी कॉपी करके, यानी कि जो हमने समझाया उसकी कॉपी करके वो बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है। लेकिन लोग क्या होते हैं कि ये पढ़ाई में थोड़े से कमजोर होते हैं। इसके बाद बेटा डल या मंद बुद्धि बच्चे, ये 70 से 80% तक या 70 से 90% तक ये वो बच्चे जिनको अगर हम ट्रेनिंग देते हैं या उनको दिखाते हैं तो वो बच्चा कर लेता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं रहते हैं। इनको फीबल माइंडेड बच्चे भी कहा जाता है, या डल या बैकवर्ड बच्चे भी कहा जाता है। और जो हमारी मिडिल क्लास है वो 90 से 110 तक या 120 तक जो हमारी एक गुड या वेरी गुड जो बच्चा होता है वो होता है। तो सबसे पहले जो आना है या फिर उनको कहीं ले जाना है, ये दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेज मैंने बताई थी कि इसमें भी बच्चा ऑलमोस्ट असमर्थ ही होता है, उसका माइंड बिल्कुल ही फीबल होता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इन बच्चों को अगर पेरेंट्स वगैरह अगर कुछ सिखाते हैं तो वो उठा, मान लो अगर उनको जैसे खाना खिलाने के लिए बिठाते हैं, उनके सामने खाना रखते हैं तो वो खा लेते हैं। अगर उनको वॉश करा के जाके बिठाते तो वो फिर वो अपना वो काम कर लेते हैं, यानी कि बता के बाद वो बच्चा उसको समझ जाता है। और सबसे जो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको हम डल बच्चे कहा जाता है, तो उसके लिए तो यही है कि ये बच्चे कक्षा में भी यानी कि क्लास में भी कोशिश करते हैं ये समझने की कि इन बच्चों को मान लो एक समय उसको 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं तो वो बच्चा उस चीज को समझ जाता है।
तो इसमें भी हमारी जो कैटेगराइजेशन है वो 4 प्रकार से मानी गई है। सबसे पहले क्या है, गंभीर रूप से जो मैंने जड़ जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ही मूर्ख बच्चे जिनको कहा जाता है वो। इसके बाद है तीव्र रूप से, यानी कि बहुत ही जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन जिनको कहा जाता है वो है। और उसके बाद है बेटे मॉडरेट, मॉडरेट के बाद माइल्ड। जो चारों कैटेगरी मैंने बताई है वो इसी तरह से है। इसके बाद क्या है कि बेटा इन बच्चों को के कि क्या मतलब किस तरह की इनकी विशेषता है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इनकी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, ये सबको ही पता है बेटा। जिस बच्चे को दिमाग जिसका काम ही नहीं करता है, मतलब उनको धीरे धीरे उस चीज के बारे में, एक बच्चा सुपीरियर होता है, ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल 120 से अब होता है, तो बेटा उसके सामने एक सम हम करवाएंगे, अगर दूसरा सम उसको देंगे तो वो बच्चा अपने आप करेगा। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं कि उनको हम एक स्टेप बाय स्टेप उस बच्चे को हमें समझाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा कि इमोशनली भी ये बच्चे क्या है, वीक होते हैं, ठीक है। इन बच्चों को अगर थोड़ा-सा, क्योंकि इनके अंदर इन्फ्यूरिटी आ जाती है, ये देखते हैं कि जो सुपीरियर बच्चे हैं उस काम को बहुत जल्दी करते हैं और इनका दिमाग इतना नहीं चलता, तो बेटे ये क्या करते हैं कि इन्फ्यूरिटी की जो भावना इनके अंदर आती है, इसके कारण भी वो इमोशनली जो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, इमोशनली ये बच्चे वीक होते हैं। इसके बाद क्या है कि ये हमारे डिफेक्टिव वोकेबुलरी, यानी कि जब इन बच्चों को ढंग से सुनाई नहीं देगा, ठीक है, और इनको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, और इनका जो दिमाग है वो माइंड वो काम नहीं करेगा, तो ये बच्चे क्या करेंगे, तो बोलेंगे भी वही, यानी कि टूटी फूटी जो लैंग्वेज है उसमें ही वो बच्चा जवाब देगा क्लासरूम में भी। इसके बाद क्या है कि शॉर्ट अटेंशन, यानी कि ये बच्चे क्या करते हैं कि लघु, यानी कि थोड़ा सा ही मानसिक रूप से इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती है, समझ ही नहीं आती है, तो वो उस चीज में ध्यान भी कम देंगे। इसके बाद क्या है, यानी कि इनके अंदर सामान्यकरण की भी भावना नहीं रहती है। स्लो लर्नर ये होते हैं, लैक ऑफ एडजस्टमेंट है, ये बच्चे एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि ये डिपेंड ऑन अदर्स, तो ये दूसरे पर भी डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह की इनके अंदर क्वालिटी है, यानी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमारा 70 से कम है, यानी 20 से 40 तक तो बिल्कुल ही ये बच्चे डीप होते हैं। इनका आईक्यू लेवल बिल्कुल ही कम होता है, इनको मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है, या मानसिक रूप से बुद्धि इनको कहा जाता है। वही है बेटे, इसके क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं, तो वही है जैसे मैंने बताया था, सबसे मेन जो कॉज है वो है हेरेडिटी। हेरेडिटी यानी ऑलमोस्ट मेंटली रिटायर्ड ही होगा। तो हमारे जो साइकोलॉजी में जितनी भी रिसर्च हुए हैं, मैंने यही बताया कि 15 टू 16% तक बच्चे हमारे हेरेडिटी के कारण ही उनके अंदर वो असमर्थता या वो बाधिता आती है। तो मेंटली रिटायर्ड में भी यही है। अगर पेरेंट्स कई बार शार्प माइंडेड है तो बच्चे भी शार्प माइंडेड होते हैं, अगर फीबल माइंडेड है तो बच्चा भी फीबल माइंडेड ही होता है। इसी प्रकार से सेकंड है हमारा फिजिकली फैक्टर। फिजिकली फैक्टर में क्या है कि बेटा इसमें क्या, ताकि जैसे मैंने बहुत सारी बीमारी उसमें बताया था कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या जैसे मैंने खसरा वगैरह की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताई थी, या उन बच्चे का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो जितनी भी हमारी फिजिकल जो फैक्टर होते हैं, यानी कि जो शारीरिक जो हमारी जो बीमारी होती है, एक्सीडेंट होना है या फिर कोई बीमारी ऐसी लग जाना है कि जिससे दिमाग में, सिर में अगर कोई चोट लग जाती है तो उससे भी हमारी माइंड पे बहुत असर पड़ता है। तो ये फिजिकल हमारे फैक्टर थे। इसके बाद है इमोशनल। इमोशनल में भी क्या है कि मैंने बताया था कि जो बच्चे जो फीबल माइंडेड होते हैं बेटा, वो हमेशा याद रखना आप, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होते हैं, वो इमोशनली वीक वो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल कम होता है, समझने की क्षमता वो कम होती है, एडजस्टमेंट की भी नहीं होती है उनके अंदर। तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो इमोशनली वीक बच्चे
होते हैं। इसके बाद है बेटा कुछ सोशोलॉजिकल फैक्टर। सोशोलॉजिकल फैक्टर में यानी कि जो सामाजिक कारण कौन कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है बेटा कि उन बच्चों को इतना फैमिली में भी एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, उनको प्यार भी नहीं मिलता है, गरीबी भी होती है कई बार, इसका एक रीजन, क्योंकि बच्चे को अगर गरीबी वो चीजें जो चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई भी अगर उसको चीज नहीं मिलती, तो वो बच्चा क्या उसके दिमाग पर उसका जो मेंटल लेवल उसके ऊपर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है वो सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो एडजस्टमेंट स्कूल में है या फिर फैमिली में है या सोसाइटी में है या फिर इमोशनली है, तो उन बच्चों के अंदर एडजस्टमेंट की दिक्कत जरूर आएगी जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड हैं। तो अब इनकी पहचान कैसे की जाती है, तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। तो इंटेलिजेंस हमारे इंडिविजुअल भी होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं, यानी कि एक बच्चे का भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं, और वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं। या वर्बल यानी कि बोलकर भी हम उस बच्चे का आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं, और नॉन वर्बल भी यानी कि उसके सामने कोई भी पिक्चर देके कोई भी डायग्राम देके, तो जैसे उसमें बिने साइट का है, साइमन का है, या फिर हमारा टर्मन का है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो टेस्ट उनके माध्यम से हम बच्चे के आईक्यू लेवल को चेक कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका आईक्यू लेवल कैसे टेस्ट करेंगे, हम उस बच्चे के सामने कोई भी ऐसा डायग्राम है, कोई भी ऐसी पिक्चर हम उसके सामने प्रेजेंट करेंगे और उसके आधार पर उसको हम पूछेंगे ये क्या है। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसके सामने कोई भी टेबल डालेंगे या कोई भी टेस्ट लेंगे, तो उसके आधार पर वो क्वेश्चनिंग करता है, हम देखते हैं कि कितने सही है उसका आईक्यू लेवल उसके एज से, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इस तरह से हम उसका आईक्यू लेवल निकालते हैं। इसके बाद बेटा अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं कि बच्चे को मानसिक पिछड़ापन जानने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ टेस्ट देते हैं, जिस क्लासरूम में दिए जाते हैं, चाहे वीकली है या वन डे के टेस्ट हैं, तो उस कि इनको एजुकेशन कैसे दी जाए, यानी कि इनके लिए शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा इंडिविजुअल अटेंशन पेरेंट्स को, यानी कि पेरेंट्स की जो इंडिविजुअल अटेंशन है वो देनी चाहिए। यानी कि मान ले एक बच्चा कम समझ में आता है तो पेरेंट्स को ये यानी कि चलो उसको धमका के डांट के एक साइड, बल्कि उसकी बात सुने और उसको समझ कर हैं। दूसरा क्या है कि इनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, ठीक है, कि मेंटली जो रिटायर्ड आजकल तो स्पेशल टीचर हैं, स्पेशल स्कूल है, स्पेशल ट्रेनर इनके लिए रखे जाते हैं, तो उनका जो है अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके बाद है बेटे टीचिंग मेथड है, वही है स्पेशल स्कूल है, पेरेंट्स का टेंशन है, टीचर का स्पेशल टीचर है वो रखे जाने चाहिए। टीचिंग जो टाइम है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर ऑडियो इसके थ्रू उन बच्चों को प्ले वे मेथड से, पर इनके अंदर जिस तरह का इनका आईक्यू लेवल है बेटा उसी तरह की एजुकेशन इन बच्चों को देनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के जो 2 टॉपिक मैंने करवाए हैं, एक मेंटली रिटायर्ड बच्चे वाला, मानसिक मंदता क्या होती है, ठीक है, और इसके क्या-क्या कारण हैं, किस तरह से हमें इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन-कौन सी हम इनको एजुकेशन की टेक्निक के थ्रू हम ला सकते हैं, किया था बेटा। तो 3 टॉपिक ये आपके बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं, और अब आप इसमें से जो भी आपको समझ में ना आया हो, जो भी दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। मैम हाँ आपने जी। जो हियरिंग वाला करवाया था उसमें टाइप्स क्या क्या बताया था, 4 टाइप्स क्या क्या था? एक माइल्ड था, एक मॉडरेट था, उसके बाद 2 कौन क्या सा? था? हियरिंग इम्पेयरमेंट। पहले पहले वाला या बेटा ये वाला? पहले वाला हियरिंग वाला। हाँ जी। हियरिंग में टाइप्स आपने बताया था ना, 4 टाइप्स का होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज। मैम आ रही है?
बोलो बेटा, क्या पूछ रहे थे? हाँ जी मैम आवाज बोलो। आ रही है? हाँ अब आई है। हाँ कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो मैम आप?